मोदी सरकार में वित्त मंत्रालय संभाल रही निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। वहीं इस मामले में केवल वित्त मंत्री नहीं बल्कि कई और दूसरे नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जन अधिकार संघर्ष परिषद यानी जेएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी, जिसके बाद याचिका पर शुक्रवार 27 सितंबर को सुनवाई हुई। अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होनी है। इस आदेश के बाद से अब कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और सवाल किया है कि वो कथित घोटाले के सिलसिले में सीतारमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कब से शुरू करेंगे और उनसे इस्तीफा कब मांगेंगे। दरअसल जन अधिकार संघर्ष परिषद ने अप्रैल में 24वीं ACMM कोर्ट में दायर याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष अनिल कुमार कटील, BY विजेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरविंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूल किए गए हैं। इस शिकायत में यह भी कहा गया कि चुनावी बॉन्ड की आड़ में अलग अलग लेवल पर पूरा जबरन वसूली का जैकेट बीजेपी के पदाधिकारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा है, जिसके बाद स्पेशल कोर्ट के आदेश पर बेंगलुरु पुलिस ने धारा 384 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। ऐसे में अब इस केस के बारे में जानकारी सामने आने के फौरन बाद ही बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इस आदेश पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी का भी बयान आया है, जिन्होंने इसे सही कदम करार दिया है। मैं न्यायालय के इस आदेश को स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। ये आरोप तो हम लगाते रहे, आंकड़े दे के लगाते रहे, कंपनियों का नाम दे के लगाते रहे। यहाँ तो चल रहा था चंदा दो धंधा लो। जिन लोगों ने चंदा दिया है उनको धंधा मिला है, उनको टेंडर मिला है, उनको काम करने की सरकार से पैसा मिला है। और इसमें बहुत सी ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने चंदा दिया है कि ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, धीमी कर दी गई। तो कुल मिलाकर ये तो एक गुंडा टैक्स की तरह वसूली की गई है। डंडा दिखाओ, वसूली करो। ये 8000 करोड़ से ज्यादा की जो वसूली हुई है, और इसीलिए तो भाजपा घबरा रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, इसे चुनाव के बाद आप इस पे सुनवाई करें। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सुनवाई की और आदेश दिया कि इसको सार्वजनिक किया जाए। तो पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक है, कैसे भाजपा इसको जस्टिफाई करेगी? जो मुकदमा है, अगर उसकी निष्पक्ष जांच हुई तो पूरी भाजपा कटघरे में खड़ी होगी। गौरतलब है कि इसकी शुरुआत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2018 में ही कर दी थी। उस समय सरकार ने कहा था कि इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकददान की जगह लेना था, ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को बेहतर बनाया जा सके। जिसके बाद लोकसभा इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार की 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इसको असंवैधानिक, मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया था। उन्होंने कहा कि बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने SBI और चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा सार्वजनिक करें, जिसके बाद 21 मार्च को डेटा सामने आया, जिसमें पता चला था कि 2018 से 2023 तक देश की 771 कंपनियों ने 11,484 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। ट्रेडिंग कंपनियों ने सबसे ज्यादा 2,955 करोड़ रुपए सियासी दलों को दिए। डेटा सार्वजनिक होने के बाद जुलाई 2024 में भी कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच लेन देन की जांच SIT से करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। अगर इस इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की बात की जाए तो 2 जनवरी 2018 को लॉन्च हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इसकी शुरुआत 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली के समय में की गई थी। इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया था। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में मिलता है।
इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है, बस वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए। हालांकि इस पूरी योजना को 2017 में ही चुनौती दे दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई थी। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वो 30 मई 2019 तक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दे। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई थी। बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था। तो अब कुल मिलाकर वित्त मंत्री के खिलाफ अदालत के सख्त कदम से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया था, तो वहीं विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बाहर निकला और एफआईआर दर्ज कराना विपक्ष के लिए एक हथियार बन सकता है। फिलहाल अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड से विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर क्या असर होने वाला है और इस पूरे मामले से वित्त मंत्री कैसे निकलती हैं, ये जानना भविष्य के लिए परिदृश्य से काफी अहम होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।